हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक है, संक्षारण। क्या है बच्चों? संक्षारण यानी कि कोरोजन। और ये संक्षारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। उसके बाद किसी धातु की सतह पर संक्षारण की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, इसके बारे में समझेंगे। फिर संक्षारण से क्या क्या बचाव होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों संक्षारण से, कोरोजन। ठीक है ना। तो संक्षारण हम कहते कैसे हैं? देखिए, जब धातुएं वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में जब आती हैं तो उनकी सतह पर एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे उनकी सतह धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। ठीक है ना। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है बच्चों? संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है ना। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम होता है बच्चों। क्या होता है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रम। और उन्हीं धातुओं की सतह पर जब संक्षारण होता है तो एक जो है गैल्वेनी सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक गैल्वेनी सेल का निर्माण होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे लोहे की सतह पर जंग लगना, लोहे की सतह पर जंग लगना। दूसरा, चांदी का काला पड़ जाना, चांदी काली पड़ जाती है संक्षारण के कारण। और कॉपर और पीतल की सतह पर हरे रंग की परत जमना। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मेटल के, जिनकी सतह पर संक्षारण की प्रोसेस होती है बच्चों। फिर बात करेंगे हम कि लोहे की सतह पर जंग लगती कैसे है। लोहे की सतह पर जंग लगती कैसे, इसकी क्रिया विधि क्या है, उसको देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संक्षारण से। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, संक्षारण। कोरोसियन। लिखेंगे बच्चों, जब धातुएं वायु, नमी के संपर्क में आती हैं तो एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण कहलाती है। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक
प्रक्रम है। संक्षारण क्या है बच्चों? एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके बच्चों। जैसे फर्स्ट, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। दूसरा है बच्चों, चांदी का काला पड़ जाना, चांदी का काला पड़ जाना, ठीक है ना, बदरंग हो जाना है। तीसरा है आपका कॉपर और पीतल की सतह पर हरे रंग की परत बनना, हरे रंग की परत जमना, ठीक है ना, हरे रंग की परत जमना। तो ये है बच्चों इसके एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लोहे पर जंग लगना, है ना। ये लोहे पर जंग कैसे लगती है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों कि लोहे की सतह पर जंग कैसे लगती है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की सतह पर जंग लगने की क्रियाविधि, ठीक है बच्चों। तो जब लोहे की सतह, इसके लिए हम दो लाइनें लिखेंगे। जब लोहे की सतह वायु नमी के संपर्क में आती है तो एक वैद्युत रासायनिक सेल, तो एक वैद्युत रासायनिक सेल बनता है जिसमें शुद्ध लोहा एनोड का तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब लोहे की सतह पर पानी की बूंद पड़ जाए या वायुमंडल से जो पानी की बूंद आएगी तो उसमें कई गैसें घुली हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है ना, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो जब उसकी सतह पर पानी की बूंद पड़ जाती है और ये गैसें उसमें घुल जाती हैं,
तब लोहे की जो शुद्ध सतह होती है वो कार्य करती है एनोड का बच्चों, और अशुद्ध किसका काम करेगी, कैथोड का कार्य करेगी बच्चों। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास ये है बच्चों एक लोहे का टुकड़ा है। क्या है ये, एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, और इस पर ये पानी की बूंद आ गई बच्चों। क्या आ गई, एक पानी की बूंद। ठीक है ना, ये पानी की बूंद है बच्चों। तो यहां पर जो ये वाली सतह है ये कार्य करेगी बच्चों एनोड का। किसका कार्य करेगी, एनोड का कार्य करेगी, शुद्ध लोहे की सतह। ठीक है ना, और जो पानी की बूंद आ गई, इस पानी की बूंद में CO2 गैस भी घुली होगी, ऑक्सीजन गैस भी घुली होगी। तो इस यहाँ जो अशुद्ध सतह होगी वो कार्य करेगी बच्चों कैथोड का। किसका कार्य करेगी, वो कैथोड का कार्य करेगी। ठीक है ना, अशुद्ध सतह किसका कार्य करेगी, कैथोड का। और एनोड का, तो एनोड का कार्य जो करेगी शुद्ध सतह, तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, है ना, यानी एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। ये आयरन है और आयरन पर होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो ये Fe+2 में चेंज हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है ना, आयरन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड पर ग्रहण कर लिए जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो कैथोड पर क्या होगा वो भी देखेंगे हम, यहाँ कैथोड के लिए लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अपचयन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि जैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ आयरन का Fe+2 में। ठीक है, अब जो Fe+2 बनेगा, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होगी बच्चों Fe+2, और वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होगी यानी O2 होगी, वो इसको चेंज कर देती है किसमें, Fe+3 में, और प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है ना, किसमें चेंज कर देती है बच्चों, Fe+3 में। तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होता है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे वायुमंडल से ऑक्सीजन आ सकती है, क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो होगी, साथ में क्या होगा बच्चों, H धनायन। अब H धनायन कहां से आएगा वो भी देख लें जरा, है ना। H धनायन, जैसे देखो ये H2O की बूंद है, किसकी बूंद है बच्चों, H2O की। अब इसमें CO2 गैस आके जब घुल जाएगी, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा, H2CO3, H2CO3। और ये H2CO3 जो है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा बच्चों। किसका कार्य करेगा, विद्युत अपघट्य का। एनोड का काम कौन करेगा, शुद्ध लोहे की सतह। कैथोड का काम कौन करेगा, अशुद्ध लोहे की सतह। और विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करेगा, जल। जल में घुली हुई CO2 गैस, पूरा एक सॉल्यूशन बनेगा H2CO3 का। ठीक है ना, और ये टूट जाएगा बच्चों 2 टाइम्स H प्लस CO3-2। ठीक है ना, तो ये जो H2CO3 का विलयन होगा या पानी में घुली हुई CO2 गैस की मात्रा होगी, ये कार्य करेगा बच्चों विद्युत अपघट्य का। किसका, विद्युत अपघट्य का। ठीक है, तो ये यहां से H धनायन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा बच्चों, H धनायन, प्लस ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन, और ये मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। अब 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम कितने H2O बनाएंगे बच्चों, 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 टाइम्स मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लेने पड़ेंगे हमें, 4। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 4। यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब क्या बन जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स H2O। अब देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, और ये प्लस और माइनस आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विद्युत अपघट्य का कार्य कौन करेगा, H2CO3 का विलयन। और ये कोई पूछेगा कि H धनायन कहां से आए, तो H2CO3 जो बना
वो किस में टूटेगा, 2 टाइम्स H प्लस और CO3 -2 में। यहां से आता है क्या, H धनायन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैथोड पर क्या हुआ है बच्चों, अपचयन। क्या हुआ है यहाँ पे, अपचयन, रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है, रिडक्शन, अपचयन। अब बात करेंगे बच्चों, जैसे Fe+2 हमें मिल गया। अब Fe+2 से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन ने इसको चेंज कर दिया Fe+3 में। किस में चेंज कर दिया, Fe+3 में। तो ये Fe+3 जो होता है ना, ये बच्चों जल के साथ संयोग करके, ठीक है ना, पहले तो ऑक्सीजन मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से संयोग करके Fe2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, Fe2O3। और Fe2O3 क्या करेगा, जल के साथ संयोग करके, यानी कि यहां पे, ठीक है ना, ये उसी को हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं बच्चों, जंग बोलते हैं। यानी ये बन जाएगा आपका Fe2O3 डॉट X टाइम H2O। इसको हम बोलते हैं रस्ट, रस्ट यानी कि जंग। क्या बोलते हैं बच्चों, जंग, ठीक है ना। तो पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी आपके। पहले एनोड पर आयरन का ऑक्सीकरण होता है, Fe+2 में चेंज हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर मूवमेंट करता है, गति करता है। और जो Fe+2 है, इसका वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण करता है Fe+3 में बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑक्सीजन है, वायु में ऑक्सीजन होता ही है, तो ऑक्सीजन प्लस H धनायन। अब H धनायन कहां से आए थे, हमने बताया आपको, जो जल की बूंद है उसमें CO2 गैस घुली हुई होगी, और CO2 गैस घुली होगी तो H2CO3 बनेगा, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और ये H2CO3 टूटता है H प्लस और CO3 माइनस में, -2 में, ठीक है ना। तो यहां से H धनायन मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन ये एनोड से आ रहा है, तो ये लेकर के क्या बन जाएगा, H2O। तो कैथोड पर बनता है बच्चों H2O, ठीक है ना। और अब ये जो Fe+3 बना है, ये Fe+3 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके Fe2O3 बनाता है। और Fe2O3 बनने के बाद ये जल के साथ संयोग कर लेते हैं, जल के अणुओं के साथ में, तो Fe2O3 डॉट X टाइम H2O बन जाता है बच्चों। ये है आपका जंग का सूत्र। किसका है, जंग का सूत्र। भाई मैं बता दूं आपको, जैसे देखो ये Fe3 है ना, और O2 के साथ सहयोग करेगा, ये वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होगी उसके साथ सहयोग करके पहले बनाता है Fe2O3, और फिर जल के साथ सहयोग करके Fe2O3 डॉट X टाइम H2O। ये जंग का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो अब रिएक्शन लिखेंगे, क्या क्या हुआ पूरा, ठीक है। देखिए यहां पर लिखते हैं, एनोड पर क्या हुआ है बच्चों, एनोड पर हुआ है आपका Fe, किस में चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों Fe+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। ये यहां से इतना हिस्सा अलग कर देंगे, ये आपको नॉलेज के लिए समझाया था हमने, अब रिएक्शन देखेंगे। तो ये हुआ। अब इसके बाद कैथोड पर क्या हुआ है बच्चों, कैथोड पर ऑक्सीजन O2 प्लस 4 टाइम्स H प्लस 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स H2O बन जाएगा, ठीक है। अब यदि हमें संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी है बच्चों, क्या लिखनी है, संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी है, तो फिर क्या होगा, देखिए संपूर्ण अभिक्रिया में हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पे 4, तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूरी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे हमारे। अब 2 से इसमें गुणा किया तो ये हो गया 2 टाइम्स Fe, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इधर देखो, प्लस O2 प्लस 4 टाइम्स H धनायन, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। तो अब आगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स Fe+2 और प्लस 2H2O। क्या आ गया बच्चों, 2H2O। ये आ गई आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इसके बाद वायुमंडलीय अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ये बनेगा, जंग का सूत्र का निर्माण होगा।
तो पहले आप इतना नोट करें, ठीक है ना। इसको आप एक नॉलेज के लिए साइड में लिख लें। मेन अपक्रिया आपकी ये है, मेन रिएक्शन आपको यही लिखनी है एग्जाम में, ठीक है ना। ये तो हमने आपको साइड में नॉलेज के लिए बताया है और ये भी नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन आपको एग्जाम्स में ये लिखना है, अगर एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है तो। एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है और संपूर्ण सेल अपक्रिया ये हो रही है। इसके बाद जो वायुमंडलीय अपक्रिया होगी वो भी हम लिखने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं बच्चों कि जो वायुमंडलीय अपक्रिया होती है वो क्या होगी, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे नीचे, वायुमंडलीय अपक्रिया। देखिए हमने आपको इस साइड में लिखा था कि Fe+2 क्या बना था, Fe+2। वो Fe+2 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा किस में चेंज हो जाता है बच्चों, Fe+3 में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 टाइम्स Fe+2 प्लस क्या मिला हमें, 2 टाइम्स H2O मिला है और प्लस ऑक्सीजन O2। तो ये बनता है बच्चों Fe2, क्योंकि जल की बूंद तो थी वहां और वायुमंडल से ऑक्सीजन भी मिल रहा है Fe+2 को, ठीक है ना। तो ये बनाता है Fe2O3 प्लस H धनायन, प्लस H धनायन। अब H धनायन कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 टाइम्स H धनायन। Fe2 भाई Fe2 तो हो ही जाएगा, Fe2 तो हो ही जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया हमने। अब बात करें 3 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ O2 कर देंगे बच्चों। कितना कर देंगे, हाफ O2। अब ये रह गया एक ऑक्सीजन, कितना रह गया, एक। तो 1 और 2 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 Fe हो गए, प्लस चार्ज कितना था, 2 दूनी 4, 4 प्लस चार्ज हो गया, अर्थात 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, बैलेंस है। ये जो Fe2O3 बना, ये Fe2O3 प्लस X टाइम H2O, ये X टाइम H2O के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है Fe2O3 डॉट X टाइम H2O, जल योजित फेरिक, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं बच्चों जंग। क्या बोलते हैं, जंग, यानी कि रस्ट, ठीक है, ये रस्ट है आपका। ऐसे करके जंग लगती है बच्चों लोहे की सतह पर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर जंग लग जाती है तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं, संक्षारण से बचाव क्या क्या है। तो धातु की सतह पर पेंट कर सकते हैं, जिससे कि धातु की सतह वायु नमी के संपर्क में नहीं आ पाएगी और जंग लगने से बच जाएगी। धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा सकते हैं हम बच्चों, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे उत्कृष्ट धातु है, टिन है, जिंक है, इनकी परत चढ़ाकर, क्या चढ़ाकर, परत चढ़ाकर, ठीक है ना, तो उससे भी उस धातु की सतह वायु नमी के संपर्क में नहीं आएगी और उस पर जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, संक्षारण से बचाव। नंबर 1, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर पेंट करके, पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके। दूसरा नंबर में हम क्या बना सकते हैं कि धातु की सतह पर, सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, ठीक है ना।
तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा उत्कृष्ट धातुओं जैसे टिन, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। अगर हम टिन या जिंक की परत चढ़ा दें तो भी फिर धातु की सतह पर संक्षारण नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये एक घटना कहलाती है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण को इधर हम लिख देते हैं, है ना, ये हेडिंग बना लेंगे बच्चों, गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। गैल्वेनीकरण क्या होता है इसको समझेंगे, है ना। किसी भी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा, यानी लोहे की सतह पर बोल सकते हैं हम, लोहे की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। या जस्तीकरण भी बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। तो फिर लिखेंगे लोहे की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका गैल्वेनीकरण। और इधर देखा आपने संक्षारण कैसे लगती है, संक्षारण होती क्या है, किसी धातु की सतह पर संक्षारण की क्या प्रोसेस होती है, संक्षारण से बचाव क्या है, और उसके बाद में गैल्वेनीकरण क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। और आज की क्लास के साथ ये चैप्टर भी हमारा फाइनल हुआ। इसकी न्यूमेरिकल क्लास आती रहेगी और आप लोग अपनी नोटबुक पे करते रहना। और इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।